एवरीवन, तो इस क्लास में ऑटो कोरिलेशन, सीरियल कोरिलेशन इसको बोला जाता है। वहीं पर हम टाइप ऑफ डाटा दैट इज क्रॉस सेक्शनल डाटा, टाइम सीरीज डाटा और पैनल डाटा भी देखेंगे। ओके, ये सारे ही डाटा। और यहीं पर आर स्क्वायर वैसे मैंने आपको बता दिया है, लेकिन एडजस्टेड आर स्क्वायर के बारे में भी बताऊंगी कि कैसे आर स्क्वायर जब फेल हो जाता है तो हम एडजस्टेड आर स्क्वायर का यूज करते हैं, ताकि हम मॉडल हमारा अच्छे से रीड या अच्छे से हम फोरकास्टिंग कर पाए, अच्छा मेजरमेंट, आपका मॉडल सही रिप्रेजेंटेशन दे रहा है नहीं दे रहा है, वो एडजस्टेड आर स्क्वायर से मिलता है। तो ए टू जेड मैं आपको बताऊंगी और यहीं पर हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे इस क्लास में। ओके, ये है तो ऑटो कोरिलेशन। इससे पहले हमने देखा कि ओएलएस जब फेल हो जाता है, ओएलएस हमारा ब्लू नहीं बताता है, अजम्पशंस जो होती हैं, ओके, ब्लू नहीं बताता है। जितने भी अजम्पशंस हैं क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल के, तो अगर वो नहीं होते हमारे मॉडल में, फेल हो जाता है मॉडल याद है ना आपको, हमारा वाई आई इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 एक्स आई प्लस क्या होगा ई आई या यू आई। ओके, ये है, ये हमारा मॉडल है, ये क्या है, हमारा सिंगल रिग्रेशन मॉडल है। तो अगर हमारा मॉडल सही से है, बीटा नॉट बीटा 1 की वैल्यू बहुत अच्छे से हो, हम प्रिडिक्ट कर पाए पॉपुलेशन और सैंपल में, तो सारी ही अजम्पशन जो है क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल का सही आना चाहिए, सारी फुलफिल होने चाहिए, राइट, ये है। तो अगर वो फुलफिल नहीं होता है तो प्रॉब्लम आ जाती है। मल्टी कोलिनियरिटी हमने पढ़ लिया, हेट्रोसेडास्टिसिटी पढ़ लिया है, अब हम ऑटो कोरिलेशन जब ओएलएस ब्लू नहीं होता है और प्रॉब्लम आ जाती है, ब्लू नहीं होता है और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं, तो उसको ऑटो कोरिलेशन, और इसका दूसरा नाम निकनेम लिख लो, सीरियल कोरिलेशन भी बोलते हैं स्टूडेंट, राइट, ये है। अब इसको हम कैसे करेंगे, मैं तो शॉर्ट एंड सिंपल में आपको बताऊं कि ऑटो कोरिलेशन क्या होता है। मींस दो एरर टर्म्स में जब रिलेशन हो जाता है, यू आई और यू जे में जब रिलेशन हो जाता है, अकॉर्डिंग टू अजम्पशंस नो रिलेशन होना चाहिए। ओके, नो रिलेशन होनी चाहिए, नो रिलेशन। अगर हम इसको डायग्रामिकली देखें तो हमारा ये रिग्रेशन लाइन होता है, ये x होता है, ये y होता है, ओके, ये है, और ये हमारा रिग्रेशन लाइन है। तो जहां पर एरर टर्म्स होते हैं, तो एरर टर्म्स में मीन्स ये एरर टर्म्स और ये एरर टर्म्स में कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। अगर रिलेशन हो जाता है, इन केस रिलेशन हो जाता है, तो हमारा ओएलएस फेल हो जाता है और प्रॉब्लम हो जाती है ऑटो कोरिलेशन। क्या प्रॉब्लम हो जाती है, ऑटो कोरिलेशन। मल्टी कोलिनियरिटी में दो एक्सप्लेनेटरी मीन्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल में रिलेशन होती है, दो से ज्यादा में, तो हम बोलते हैं कि मल्टी कोलिनियरिटी की होती है। जब वेरिएंस हमारा कांस्टेंट ना होके वेरिएंस वेरी करता है तो उसको हम बोलते हैं हेट्रोसेडास्टिसिटी। जब दो एरर टर्म्स में रिलेशन हो जाता है तो उसको हम ऑटो कोरिलेशन बोलते हैं। अब दो वेरिएबल में अगर हमें रिलेशन देखना है तो हम वो कोवेरिएंस से देखते हैं। अगर कोई भी दो वेरिएबल में लीनियर रिलेशन देखना हो तो हम उसको कोवेरिएंस से देखते हैं। तो कोवेरिएंस बिटवीन यू आई और यू जे जो होगा वो क्या होनी चाहिए, वो जीरो होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए, इक्वल टू जीरो। अगर ये जीरो नहीं होता है तो ऑटो कोरिलेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। ओके, एक थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा एडवांस में आपको पढ़ाती हूँ। जैसे कि अगर हम देखें, यहाँ पर लिख रही हूँ स्टूडेंट, कि अगर एक्सपेक्टेड यू आई माइनस एक्सपेक्टेड यू, ओके, यू आई ये होता है मल्टीप्लाई बाय एक्सपेक्टेड यू जे, ओके, यू जे माइनस एक्सपेक्टेड यू जे, ओके, ये है यू जे, ये है, ये किया, ओके।
एक्सपेक्टेड है। और अकॉर्डिंग टू अजम्पशंस याद हो कि जो एक्सपेक्टेड ऑफ एरर टर्म्स होते हैं, एक्सपेक्टेड ऑफ एरर टर्म्स होते हैं वो क्या होते हैं, जीरो। तो इसको हम जीरो कर दे, इसको भी हम जीरो कर दे, राइट, इसको भी जीरो कर दे, तो हमारा क्या बच गया, एक्सपेक्टेड ऑफ यू आई, है ना, और क्या बच गया, एक्सपेक्टेड ऑफ यूजे। ओके, अगर अकॉर्डिंग टू अजम्पशन देखे तो ये भी क्या है, जीरो है। अगर ये जीरो हो जाता है, अगर एक्सपेक्टेड ऑफ यू आई और यू जे मीन्स कोवेरियंस ऑफ यू आई यू जे जीरो हो जाता है तो हमारा मॉडल सही है, बहुत बहुत अच्छा है, फिट है। ओके, वही अगर जीरो नहीं होता है तो प्रॉब्लम हो जाती है, क्या होती है, ऑटो कोरिलेशन की प्रॉब्लम होती है। ऑलराइट स्टूडेंट, ये है, तो यही मैंने थोड़ा सा आपको बताया। ओके, ऐसे इक्वेशन से भी बता दिया और ऐसे डायग्राम से भी हमने देख लिया। अब थोड़ा सा हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, ठीक है। ऑटो कोरिलेशन व्हेन एरर टर्म्स आर कोरिलेटेड मींस कोवेरियंस ऑफ ईटी लिखा हुआ है, यू आई भी लिख लो, यू जे लिख लो, ईटी लिख लो, ई टी माइनस वन, मतलब कि टी मतलब प्रेजेंट और टी माइनस वन क्या होता है स्टूडेंट, पिछले साल। ओके, उसको टी माइनस वन, टी प्लस वन क्या होगा, अगला साल होगा, ऐसे होता है, ठीक है। ये है कॉबवेब मॉडल में हम देखते हैं। तो टी मतलब करंट टाइम पीरियड, टी माइनस वन मतलब पास्ट और टी प्लस वन मतलब आने वाला फ्यूचर होता है। ओके, तो इन दोनों में अगर जीरो नहीं होता है हमारा कोवेरियंस तो हमारी प्रॉब्लम क्या हो जाती है, ऑटो कोरिलेशन की। द वॉयलेट द अजम्पशन ऑफ एरर टर्म्स आर इंडिपेंडेंट। ये क्या होने चाहिए, ये इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए, इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए। अगर यही डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं तो एरर टर्म्स की ऑटो कोरिलेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। ओके, ये है, मतलब यहाँ पर अगर हम देखें एरर टर्म्स जो होता है ये सब क्या होते हैं, कोरिलेटेड होते हैं, तो प्रॉब्लम ऑफ ऑटो कोरिलेशन अराइज होती है। कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, मतलब ओएलएस हमारा क्या आता है, जब ओएलएस मेथड रन करते हैं हम अपने मॉडल में तो हमें ओएलएस ब्लू दिखाता है या नहीं दिखाता है। तो स्टूडेंट, जब ऑटो कोरिलेशन की प्रॉब्लम होती है तो ओएलएस हमारा अनबायस्ड होता है, नो डाउट अनबायस्ड होता है। अनबायस मतलब डिफरेंस बिटवीन जो पॉपुलेशन है, सैंपल है, वो इक्वल होता है, मतलब कि दोनों डिफरेंस नहीं होता है, इक्वल होता है। वहीं पर अनबायस्ड तो होता है, यहीं पर कंसिस्टेंट भी होता है और लीनियर तो आपको दिखेगा ही मॉडल में। तो कंसिस्टेंट होता है बट प्रॉब्लम आ जाती है कि मॉडल इनएफिशिएंट हो जाता है। इनएफिशिएंट हो जाता है मींस इनएफिशिएंट हो जाता है मींस ये मिनिमम वेरिएंस जो है वो नहीं बताता है, जिसकी वजह से जो स्टैंडर्ड एरर होता है वो बायस हो जाता है। और जब हम हाइपोथेसिस रन करते हैं बेसिकली टी टेस्ट और एफ टेस्ट दोनों इनसिग्निफिकेंट रिजल्ट देता है। जैसे हाइपोथेसिस रन करते हैं, जब हम कैलकुलेटेड वैल्यू निकालेंगे तो हमें इनसिग्निफिकेंट मतलब आपको सही रिजल्ट नहीं देगा। किसको एक्सेप्ट करना है, किसको रिजेक्ट करना है, नल हाइपोथेसिस, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, वो सही नहीं देता है। तो आपका ओएलएस यही पूछा जाएगा, अनबायस होता है, कंसिस्टेंट होता है, बट मिनिमम वेरिएंस नहीं होता है, इनएफिशिएंट होता है, राइट। ये है, चलो इसको मैं आपको यहाँ पर भी दिखा देती हूँ। तो बेसिकली जब ओएलएस एस्टिमेटर लगाते हैं तो अनबायस, कंसिस्टेंट बट नो लॉन्गर एफिशिएंट नहीं होता है, मिनिमम वेरिएंस नहीं होता है, स्टैंडर्ड एरर बायस हो जाता है, टी टेस्ट और एफ टेस्ट दोनों इनवैलिड रिजल्ट देता है, इनसिग्निफिकेंट रिलेशन देता है। ओके, ये चीज है। हाइपोथेसिस, जब हम हाइपोथेसिस लगाते हैं, इससे हाइपोथेसिस याद है ना, दो स्टेटमेंट, तो जब हम हाइपोथेसिस करते हैं तो नॉट गिव अ वैलिड रिजल्ट, नॉट गिव अ वैलिड रिजल्ट ये नहीं देता है। ऑलराइट स्टूडेंट, नहीं देता है, राइट। ये है। और बेसिकली जैसे कि मैंने आपको हेट्रोस्सेडास्टिसिटी का बताया था कि कौन से डाटा में बेसिकली देखने को मिलता है, तो
तो याद करो, आगे जाके मैं आपको बताऊंगी। ऑटो कोरिलेशन अराइज होता है जब टाइम सीरीज डाटा होता है। क्या होता है? टाइम सीरीज डाटा होता है। टाइम सीरीज डाटा में हमें ऑटो कोरिलेशन देखने को मिलता है, और टाइम सीरीज डाटा लोगे तो आपको दिखेगा ही दिखेगा ऑटो कोरिलेशन की प्रॉब्लम। मींस वन वेरिएबल को जब हम मेजर कर रहे हैं डिफरेंट टाइम पीरियड, लास्ट क्लास में भी बताया था, अभी भी बताऊंगी, डिफरेंट टाइम पीरियड पर, तो उसको हम बोलते हैं टाइम सीरीज डाटा। ओके, ये है, तो वो उसमें हमें ऑटो कोरिलेशन की प्रॉब्लम देखने को मिलता है। ठीक है, अब आती है बात डिटेक्शन कैसे करते हैं। तो आप ग्राफिकल मेथड से भी डिटेक्ट कर सकते हो कि आपका मॉडल में ऑटो कोरिलेशन है या नहीं है। फिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और यही सवाल पूछा जाएगा, डर्विन-वाटसन टेस्ट। यस स्टूडेंट, डर्विन-वाटसन टेस्ट जब लगाते हैं तो आपकी वैल्यू 0 से 4, अब नॉर्मली ये भी पूछ लिया जाता है कि DW जो की वैल्यू है किस रेंज में वेरी करता है, तो 0 से 4 तक। अगर वैल्यू 2 आता है तो इट मीन्स कोई भी कोरिलेशन नहीं है, मीन्स मॉडल सही है। जब डर्विन-वाटसन टेस्ट लगाते हैं और डर्विन-वाटसन टेस्ट की जो वैल्यू आती है वो 2 होती है, ये 0 से 4 के बीच में ही रेंज करेगा, ये याद रखिएगा, है ना, ये है। अगर 2 आता है तो नो ऑटो कोरिलेशन है। अगर D लेस देन 2 होती है तो पॉजिटिव सीरियल कोरिलेशन, मतलब ऑटो कोरिलेशन, और ग्रेटर, जो D की वैल्यू है ग्रेटर देन 2 होता है तो वो नेगेटिव सीरियल कोरिलेशन। और यही सवाल पूछा जाएगा स्टूडेंट, तो इसको नोट कर लेना। मींस जब मॉडल को आपको लगता है कि आपके मॉडल में ऑटो कोरिलेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, OLS आपका नहीं आया, मतलब ब्लू नहीं आया, तो आप क्या टेस्ट लगाओगे? डर्विन-वाटसन का टेस्ट लगाओगे। और अगर ऐसी वैल्यूज आती हैं, 2 आ गई तो नहीं, कोई और प्रॉब्लम है, कोई और देखो। लेकिन अगर 2 नहीं आता है तो नेगेटिव और पॉजिटिव ऑटो कोरिलेशन हो सकता है, राइट। ये है, अभी मैं आपको बताऊंगी कि इसको कैसे रेमेडीज लगाते हैं। अब प्रॉब्लम आ गई है तो उसका सोल्यूशन कैसे करेंगे। फिर है ब्रुच-गॉडफ्रे टेस्ट, जिसको BG टेस्ट भी बोला जाता है। ठीक, इस टेस्ट लगाते हैं तो आपको हायर ऑर्डर कोरिलेशन पता चलता है, और ये डर्विन-वाटसन का एडवांस वर्जन है। इसमें आप जब ये टेस्ट लगाते हैं तो आपको सही से ऑटो कोरिलेशन दे देता है। ओके, ये चीज है। आप रीसेट टेस्ट भी लगाते हैं कि आपके मॉडल में ऑटो कोरिलेशन की प्रॉब्लम है या नहीं, रीसेट भी बोला जाता है। तो ये सारे मॉडल, जिसमें से सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो डर्विन-वाटसन टेस्ट से भी पूछा जाता है वैल्यू। अब डर्विन-वाटसन टेस्ट के लिए एक फॉर्मूला भी दे दिया जाता है, आजकल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो देखो, डर्विन-वाटसन मतलब D = 2 1 - E का हैट। ओके, ये है 1 - E का हैट होता है। अब E क्या होता है? तो E जो है स्टूडेंट, E हैट कोफिशिएंट। ओके, इसको बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ ऑटो कोरिलेशन, ये बोला जाता है। 2 पता ही आपको, 1 - E हैट होता है। ओके, ये फॉर्मूला है कि आप डर्विन-वाटसन टेस्ट का लगा सकते हैं। अगर E गिवन है, मान लो कि आपको ना दे दिया जाएगा कोफिशिएंट ऑफ ऑटो कोरिलेशन ये है, D की वैल्यू निकालो, है ना, तो ये है, तो आराम से आप निकाल लोगे। तो ये होती है फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करेंगे। चलिए, प्रॉब्लम तो हमने इन सारी टेस्ट से देख लिया। अब इसकी सॉल्यूशन क्या होगा? मान लो आपके मॉडल में ऑटो कोरिलेशन आ जाता है तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा? तो सॉल्यूशन के लिए सारे मेथड है, और कुट मेथड लगाया जाता है और ऑटो कोरिलेशन को एडजस्ट किया जाता है। मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि जब OLS फेल हो जाता है, OLS नहीं होता है, तो आप GLS का इस्तेमाल करते हैं, जनरलाइज्ड लीस्ट स्क्वायर मेथड। ओके, ये लगाते हैं, तो इसमें भी लगा लो, जैसे हेटेरोस्केडास्टिसिटी में लगा देते तो ऑटो कोरिलेशन में भी लगा लो। फिर उसके बाद लॉग ट्रांसफॉर्मेशन करते हो, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेरिएबल करते हो, इधर उधर वेरिएबल का ट्रांसफॉर्मेशन करते हो, लॉग लगाते हो, रेशो लगाते हो, डिफरेंस करते हो। फिर उसके बाद आप स्टैंडर्ड एरर को रोबस्ट कर लेते हो, जैसे कि ये टेस्ट बताया गया है। ओके, ये है, आप
स्विच कर लेते हो, क्योंकि टाइम सीरीज डाटा में ऑटो कोरिलेशन की प्रॉब्लम है ना, तो आप क्या कर लोगे, आप स्विच कर लोगे क्रॉस सेक्शनल में। ओके, क्रॉस सेक्शनल डाटा में क्या कर लोगे, स्विच कर लोगे, ये है। तो आपकी ऑटो कोरिलेशन की प्रॉब्लम चली जाएगी। आप डमी वेरिएबल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो कि ये है कि आपको जो भी डमी वेरिएबल आपको बताऊंगी क्या होता है, बेसिकली आर्टिफिशियल वेरिएबल होता है, वो भी इस्तेमाल कर सकते हो ऑटो कोरिलेशन को रिड्यूस करने के लिए। समझ आया स्टूडेंट? तो ये सारी रेमेडीज थी, सोल्यूशन था जब ऑटो कोरिलेशन की प्रॉब्लम आ जाती है। तो देखो, मैं अगर कंक्लूड करूं आपको, तो हमने देखा ओएलएस की प्रॉब्लम क्या आती है, ओएलएस की प्रॉब्लम आती है। मॉडल जब हम रन करते हैं तो अगर दो और दो से ज्यादा, टू और मोर एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल में, मीन्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल में रिलेशन होता है, तो मल्टी कोलिनियरिटी की प्रॉब्लम होती है। क्या? मल्टी कोलिनियरिटी की प्रॉब्लम होती है। जब हमारा एरर टर्म्स जो है, एरर टर्म का वेरिएंस जो होना चाहिए कांस्टेंट होना चाहिए, वेरिएंस क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, और कांस्टेंट नहीं होता है, नॉट कांस्टेंट नहीं होता है, चेंज होता है, तो हेट्रोस्केडास्टिसिटी की प्रॉब्लम होती है। राइट, ये है। वहीं पर दो एरर टर्म्स, टू एरर टर्म्स यू आई यू जे हम ले लेते हैं, मीन्स कोवेरियंस ऑफ यू आई यू जे, कोवेरियंस ऑफ यू आई और यू जे जो होती हैं वो नॉट जीरो होता है, तो प्रॉब्लम दैट इज ऑटो कोरिलेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। अब आता है इसमें हमारे ब्लू ओएलएस क्या होता है, तो मल्टी कोलिनियरिटी में एफिशिएंट होता है, ओके, कंसिस्टेंट होता है, कंसिस्टेंट होता है और अनबायस और लीनियर सभी में देखने को मिलेगा आपको। लेकिन फिर भी ये अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा है, ओके। और ऑलवेज याद रखिएगा, सम रिलेशन होना चाहिए, परफेक्ट रिलेशन नहीं होता है। सम रिलेशन की वजह से जो है एफिशिएंट डाटा हमें दे देता है, तो सम रिलेशन होगा लेकिन परफेक्ट रिलेशन नहीं होनी चाहिए बिटवीन एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल। नो परफेक्ट रिलेशन, फिर प्रॉब्लम हो जाती है, राइट, नो, ये चलेगा। ओके, ये है, अगर ये स्टेटमेंट पूछा जाए तो सही होता है। हेट्रोस्केडास्टिसिटी में इनएफिशिएंट होता है, कंसिस्टेंट होता है और अनबायस होता है, अनबायस है ना, पूरा लिख दो, बायस्ड होता है, ठीक है, अनबायस्ड होता है। वहीं पर ये भी इनएफिशिएंट होगा, ओके, कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट होगा, ओके, और ये अनबायस्ड होगा, राइट, ये है। तो ये हमने देख लिया ओएलएस, क्लियर हो गया दोनों में, राइट, ये है। एक चार्ट भी मैं आपको दे दूंगी ताकि आप अच्छे से कर लो। चलिए, अब नेक्स्ट छोटे छोटे टॉपिक्स रह गए, वो देख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। हेट्रोस्केडास्टिसिटी क्रॉस सेक्शनल डाटा में देखने को मिलता है, ऑटो कोरिलेशन टाइम सीरीज में देखने को मिलता है। अब इसको भी देख लेते हैं। टाइम सीरीज डाटा क्या होता है, जब आप एक सिंगल, मैं आपको नॉर्मल बता देती हूँ फिर स्टेटमेंट में लेके जाऊंगी, जब आप वन वेरिएबल को डिफरेंट टाइम पीरियड में मेजर करते हैं, डिफरेंट टाइम पीरियड में मेजर करते हैं, तो उसको हम टाइम सीरीज डाटा बोलते हैं, ठीक है। यही है, एग्जाम्पल अभी बताएंगे। देखो, टाइम सीरीज द सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये डाटा है जहां पर कलेक्ट किया जाता है ओवर अ पीरियड, ओके, सेम वेरिएबल्स और वेरिएबल्स कैट डिफरेंट टाइम पीरियड, ओके। ऑब्जर्वेशन आर रिकॉर्डेड इन टाइम की है, डेली, मंथली, ईयरली, आप डिफरेंट ऑब्जर्वेशन को कर रहे हो।
ये डायनेमिक और चेंज होता है ओवर अ पीरियड। ओके, ये होता है। अब ये एनालाइज किया जाता है, मतलब टाइम सीरीज कहाँ पर यूज किया जाता है, जैसे ट्रेंड में भी टाइम पीरियड, सीजनल पैटर्न हो गया, ओके ये हो गया, साइकिल हो गया, फोरकास्टिंग के लिए यूज किया जाता है, यूजेस यहाँ पर होती है। ठीक है, नॉर्मली याद रखिएगा टाइम सीरीज मतलब कि लेट सपोज आप जीडीपी है वो डिफरेंट टाइम पीरियड 2014 से हम देख रहे हैं 2025 में क्या हुआ है ना, मेजर किया जा रहा है 2025 में, तो वो टाइम सीरीज हो जाएगा सिंगल वेरिएबल। क्रॉस सेक्शनल उल्टा याद रखना, डिफरेंट वेरिएबल डिफरेंट ओके डिफरेंट वेरिएबल डिफरेंट वेरिएबल सेम टाइम पीरियड, क्या है सेम टाइम पीरियड, तो उसको हम क्रॉस सेक्शनल डाटा बोलते हैं। सिंपल मतलब कि आप डिफरेंट हाउस होल्ड का डाटा आप सिर्फ एक टाइम में 2025 में देख रहे हो। सिंपल, राइट। ये देखो यहाँ पर, तो क्रॉस सेक्शनल वन पॉइंट इन टाइम ओवर अ शॉर्ट पीरियड, मतलब कि इट रिकॉर्डेड अबाउट मेनी सब्जेक्ट, यहाँ पर देखो एट सेम टाइम। ठीक है, ये है, तो यहाँ पर देखा जाता है वन टाइम पीरियड। ओके, ये है डिफरेंट सब्जेक्ट सिंगल पॉइंट पीरियड। यहाँ वेरिएशन अक्रॉस द सब्जेक्ट कितना हो रहा है, डिफर कर रहा है, मतलब सब्जेक्ट में आपको डिफरेंस देखे जाएगा लेकिन टाइम आपका कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा। जैसे इनकम लेवल ऑफ डिफरेंट हाउस होल्ड, एक टाइम पर क्या था, टेस्ट स्कोर ऑफ डिफरेंट अक्रॉस द डिफरेंट स्कूल, हर स्कूल का स्कोर कितना रहा है एक पर्टिकुलर सेशन में, है ना, एक पर्टिकुलर ईयर में। ये है डिफरेंस और रिलेशनशिप अमंग द सब्जेक्ट देखा जाता है, नॉट टाइम पीरियड। ओके, ट्रेंड नहीं देखने के लिए, सब्जेक्ट के लिए ये होता है। अब दोनों हो सकता है आपका डाटा डिफरेंट डाटा भी हो, है ना, डिफरेंट सब्जेक्ट भी हो और डिफरेंट टाइम पीरियड भी हो, तो ऐसा भी तो कोई डाटा होना चाहिए, तो उसका नाम हमने दे दिया, ओके उसका नाम हमने दे दिया पैनल डाटा। ओके, ये तो पैनल डाटा कंबाइन बोथ टाइम सीरीज और क्रॉस सेक्शनल, मल्टीपल सब्जेक्ट और मल्टीपल टाइम पीरियड होगा, सेम सब्जेक्ट ओवर अ पीरियड। ओके, ये है यहाँ डाटा ट्रैक सेम सब्जेक्ट ओवर अ, यहाँ पर देखो ये अलाउ करता है विद इन द सब्जेक्ट चेंज ओवर अ पीरियड और बिटवीन द सब्जेक्ट डिफरेंस। नॉर्मली ये याद रखना ये है, जैसे एनुअल इनकम ऑफ 100 फैमिलीज, 100 फैमिली डिफरेंट हो गया, सब्जेक्ट डिफरेंट हो गया और उनकी इनकम को देखा जा रहा है 2010 से 2020 तक। ओके, ये है मंथली सेल ऑफ डाटा ऑफ 50 सब्जेक्ट हो गया, टाइम पीरियड 5 लिया गया, तो वो क्या हो जाएगी, पैनल डाटा हो जाएगा। राइट स्टूडेंट, तो ये हमने देखा, ये है, इसको ना पूल्ड डाटा भी बोल दिया जाता है, पैनल को पूल्ड डाटा भी बोल दिया जाता है, तो उससे कंफ्यूज मत होना, मतलब सारे ही डाटा को एक जगह पूल्ड कर दिया है, तो पूल्ड डाटा भी बोला जाता है। ऑलराइट, चलो अब नेक्स्ट हम देखेंगे। अच्छा, ये मैं लेके आई हूँ, देखो यहाँ पर टाइम सीरीज में सब्जेक्ट 1 है, पीरियड मेनी, ऑब्जर्वेशन ओवर 1 यूनिट पर डिफरेंट टाइम पीरियड। ओके, एग्जाम्पल दिया हुआ है, मेनी सब्जेक्ट 1 टाइम पीरियड, ऑब्जर्व एट 1 टाइम वेरी मेनी यूनिट। ओके, ये है पैनल डाटा, मेनी सब्जेक्ट मेनी टाइम पीरियड, ओके ऑब्जर्व ओवर अ पीरियड एंड डिफरेंट यूनिट। ओके, ये चीज है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है दोनों, आराम से इसको पढ़ लेना। अब नेक्स्ट हमारा रह गया है आर स्क्वायर और एडजस्टेड आर स्क्वायर। इसको देखो, बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको बहुत अच्छे से समझना। तो देखिए स्टूडेंट, जब हमारा आर स्क्वायर बहुत ज्यादा, आर स्क्वायर क्या बताता है, तो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि ये वेरिएंस, कितना वेरिएंस जो है
वेरिएंस है डिपेंडेंट वेरिएबल में, ओके डिपेंडेंट वेरिएबल में ये एक्सप्लेन कर रहा है ओके कौन कर रहा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कर रहा है। कितना वेरिएंस हो रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल में, एक्सप्लेन बाय इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो इसको हम आर स्क्वायर बोलेंगे। ओके जैसे लेट सपोज 0.8 मीन्स 80% कर रहा है, 20% नहीं कर रहा है। ओके यही हमने समझा, ये है। तो आर स्क्वायर ज्यादा आता है तो सही होता है, मतलब आर स्क्वायर आपका ना 80-90 तक आए तो सही होता है, 100% आ जाए तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो जब हमें मॉडल बहुत ज्यादा आर स्क्वायर देखने को मिलता है, ओके यही मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, ये गुडनेस ऑफ फिट को भी बोला जाता है। ओके तो ये बताता है पोर्शन ऑफ वेरिएंस इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज वाई वेरिएबल, जो कि एक्सप्लेन कर रहा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। समझ आ रहा है आप लोगों को, ये चीज है इसका फॉर्मूला। थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ, ये देखो ये सम ऑफ रेजिडुअल्स या रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर वही है। एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताती हूँ, ये होता क्या है, RSS क्या होता है बेसिकली, जब हम सम क्या करते हैं, यहाँ पर हम करते हैं अगर डेविएशन, ओके अगर हम डेविएशन करते हैं, मान लो कि ये हमारा रिग्रेशन लाइन होता है, रिग्रेशन लाइन है, तो इसमें जितने भी रेजिडुअल है अगर इनका डिफरेंस करेंगे, तो डिफरेंस करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, 0 आ जाता है ना। तो 0 ना हो तो हम क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। फोरकास्टिंग के लिए एवरेज लिया जाता है, और जब इन सारे एरर टर्म्स जो होते हैं उनके डिफरेंस को स्क्वायर डिफरेंस करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसीलिए हम क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। इसीलिए ये रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर होता है। टोटल क्या होता है, जब इनके डिफरेंस को ऐड कर देते हैं तो इसको हम टोटल सम ऑफ स्क्वायर बोलते हैं। ओके ऐड कर देते हैं, तो ऐसे हम आर स्क्वायर निकाल लेते हैं, जिसको कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन कहा जाता है। समझ आया, ये RSS क्या होता है, मीन्स हम अगर जैसे माइनस करते हैं, डेविएशन करते हैं तो 0 आ जाता है, इसलिए हम स्क्वायर कर देते हैं, जिसको बोला जाता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन। उनका एवरेज करके, उनके डिफरेंस का एवरेज करके, उन सारे ही डिफरेंस को जब ऐड करते हैं तो उसमें से ये निकालते हैं तो हमारा आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है। अगर 0 होता है तो वेरिएबिलिटी नन है, कुछ भी नहीं वेरिएबिलिटी। 1 है मीन्स सारी ही वेरिएबिलिटी आपको बता रहा है। अब होता क्या है कि जब मॉडल में हमारा, जब मॉडल yi इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x1 प्लस ui होता है ना स्टूडेंट, अब क्या हुआ कि अगर इस मॉडल में एक और वन मोर वेरिएबल को ऐड करते हो, तो आपकी आर स्क्वायर ना इंक्रीज होने लगती है। वैसे आर स्क्वायर इंक्रीज नहीं होना चाहिए, है ना, जितने भी वेरिएबल, आर स्क्वायर ज्यादा नहीं इंक्रीज हुआ, मतलब जैसे जैसे आप वेरिएबल्स को ऐड करते हो तो आर स्क्वायर बहुत ज्यादा इंक्रीज होने लगता है। तो फिर हम यूज करते हैं एडजस्टेड आर स्क्वायर। ओके एडजस्टेड आर स्क्वायर को यूज करते हैं, जो कि एडवांस वर्जन है आर स्क्वायर का, मॉडिफाइड वर्जन ऑफ आर स्क्वायर, एडजस्टेड आर स्क्वायर, एडजस्ट द नंबर ऑफ प्रेडिक्टर, जो भी प्रेडिक्टर वेरिएबल्स हैं, जो ऐड कर रहे हो वो एडजस्ट हो जाए आपके मॉडल में, ओके फिट हो जाए, इसीलिए हम एडजस्टेड आर स्क्वायर लिखते हैं। तो जो वेरिएबल को ऐड कर रहे हैं और उसकी वजह से आपकी आर स्क्वायर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो उस वैल्यू को पिनलाइज द अननेसेसरी वेरिएबल, तो हम एडजस्टेड आर स्क्वायर को यूज करते हैं, जिसका फॉर्मूला ये होता है स्टूडेंट 1 माइनस आर स्क्वायर, एन इस क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितना है आपका ऑब्जर्वेशन, 30 है, 40 है, 60 है, लाइक दैट, एन माइनस के माइनस 1, के क्या होता है, के की जगह आपको कोई और वेरिएबल भी दे देगा, मान लो पी भी दे सकता है ना, तो वहां कंफ्यूज मत होना। तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, इसका ये हो गया, राइट, ये है एडजस्टेड आर स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। अब एक ना मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ, जैसे मॉडल 1 है, 2 प्रेडिक्टर, ओके ये, तो आपकी आर स्क्वायर क्या आई, 80 आई, ओके और आपका आर एडजस्टेड आर स्क्वायर ऐसे आ जाता है जब आप मॉडल ई व्यूज
SPSS में रन करते हो तो यहाँ सारी कुछ आ जाता है ना, सब कुछ बता देता है। तो आर स्क्वायर आपका 80% हो गया, एडजस्टेड आर स्क्वायर 0.78 आ गया, एडवांस वर्जन है ना, तो अच्छा आपको रिजल्ट देता है। वहीं पर मान लो कि हमने प्रेडिक्टर को इंक्रीज कर दिया, 2 था मतलब हमने वेरिएबल को इंक्रीज कर दिया, तो अब देखना 80 से 83 हो गया, मतलब कि आपका आर स्क्वायर इंक्रीज हो रहा है, लेकिन एडजस्टेड आर स्क्वायर इंक्रीज ना होने की वजह डिक्रीज हो रहा है ना, डिक्रीज हो रही है। इसमें लिखा हुआ इवन दो आर स्क्वायर इंक्रीज इन मॉडल 2 that the adjusted R square decrease, meaning that extra variable may not be meaningful. Okay, ये बता रहा है कि मीनिंगफुल नहीं है, जब भी आप एक्स्ट्रा वेरिएबल कर रहे हो तो मीनिंगफुल नहीं है, और जो कि हमें आर स्क्वायर अच्छा रिजल्ट देता है, ये एडवांस वर्जन है। ओके, तो एक्स्ट्रा वेरिएबल जो अननेसेसरी वेरिएबल है उसको पीनलाइज करने के लिए हम एडजस्टेड आर स्क्वायर को यूज करते हैं। शॉर्ट में मैं यही याद करती हूँ, जब आर स्क्वायर फेल हो जाता है तो हम एडजस्टेड आर स्क्वायर का यूज करते हैं, राइट। ये नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक रह गया, जो कि ये भी कर लेते हैं, डम्मी वेरिएबल। देखो बेसिकली अब तक हमने जो मॉडल यूज किया है ना स्टूडेंट, वो हमारा क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स को हमने लिया है। ओके, क्वांटिटेटिव जो कि नंबर में हम उसको क्वांटिफाई कर सकते हैं। इन केस जब हम अपने मॉडल में क्वालिटेटिव डाटा को ऐड करें तो क्या होगा, है ना, तो क्या होगा, उसके लिए हम डम्मी वेरिएबल क्वालिटेटिव डाटा के लिए यूज किया जाता है इन इकोनोमेट्रिक्स, जैसे जेंडर, रीजन, टाइम पीरियड, एनी यस या नो, हेड और टेल। यस, हेड जो होता है और टेल जो होता है उसके लिए भी डम्मी वेरिएबल्स को यूज किया जाता है। और क्वालिटेटिव डाटा को कैटेगोरिकल डाटा भी बोलते हैं। ओके, ये है काई स्क्वायर में भी मैंने आपको बताया था, ये कैटेगोरिकल बोला जाता है। तो इसको डम्मी वेरिएबल, ये क्या होता है, आर्टिफिशियल वेरिएबल भी इसको डम्मी मतलब उसकी जगह यूज कर लिया, आर्टिफिशियल वेरिएबल। तो अब क्या होता है, क्वालिटेटिव डाटा को ध्यान से सुनिए, क्वालिटेटिव डाटा को हम क्या करते हैं, क्वांटिफाई करते हैं, नंबर दे देते हैं, क्या देते हैं, नंबर दे देते हैं, क्वांटिफाई कर देते हैं। लेट सपोज हमारा क्वालिटेटिव डाटा है जेंडर में मेल एंड फीमेल को ले लेता है, तो हम इन दोनों को भी नंबर से डिनोट कर देते हैं, 0 और 1। अब ये 0 क्या होता है, 0 आपको एब्सेंट बताता है, एब्सेंस बताता है, और 1 जो होता है वो प्रेजेंट बताता है, क्या बताता है, प्रेजेंट बताता है। तो अगर मेल है तो फीमेल नहीं होगा, फीमेल होगा तो मेल नहीं होगा, ये चीज है। तो डम्मी वेरिएबल टेक द वैल्यू ऑफ 1 मीन्स ट्रू मतलब प्रेजेंट, 0 मतलब फॉल्स, राइट, ये चीज है। और इस प्रकार से हम क्या कर देते हैं, मॉडल को रिप्रेजेंट कर देते हैं। सिंपल से अभी याद रखिएगा। डम्मी वेरिएबल में भी जब हम OLS लगाते हैं तो वो कंसिस्टेंट रिजल्ट देता है, अनबायस रिजल्ट देता है, बट इनएफिशिएंट, ये स्टूडेंट, इनएफिशिएंट मिनिमम वेरिएंस नहीं देता है। इनएफिशिएंट लगाना इसकी वजह से, मतलब कि इसी की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है डम्मी वेरिएबल में। ओके, तो ये है कैटेगोरिकल क्वालिटेटिव डाटा के लिए हम डम्मी वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपका डम्मी वेरिएबल 5 है तो हम वन लेस वेरिएबल्स को लेते हैं। लेट सपोज डमी वेरिएबल हमारा 5 है तो हम n-1 को लेके चलते हैं, मीन्स हम 4 ही वेरिएबल को लेते हैं, राइट। ये भी है, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है। चलो आगे चलते हैं, अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्या है एक एक करके मैं आपको सारे क्वेश्चन, आपको आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन क्या आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन में, है ना। ये है, अब बोला है कि टर्म ऑफ हेट्रोसेडास्टिसिटी क्या होगा, वेरिएंस ऑफ एरर टर्म्स इज नॉट कांस्टेंट, वेरिएंस ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल इज नॉट कांस्टेंट, error are not linearity independent of one variable, error have no zero mean।
सिंपल है। हेट्रोसेडास्टिसिटी मीन्स आपका वेरिएंस ऑफ एरर टर्म कांस्टेंट नहीं होता है, मीन्स होमोसेडास्टिसिटी होनी चाहिए। ओके, होमोसेडास्टिसिटी होनी चाहिए तो हेट्रोसेडास्टिसिटी आ जाता है और ए आंसर हो जाता है। यहाँ पर मैंने एक्सप्लेनेशन लिखा है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छे से आपको आ जाएगा। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट हम देखते हैं और समझ के भी आ गए। सिंपल क्वेश्चन है, व्हाट would then the consequence of OLS estimator if heteroscedasticity present। ऐसे पूछा जाएगा कि OLS में क्या होता है जब हेट्रोसेडास्टिसिटी प्रेजेंट होता है। क्या ये इग्नोर कर देता है, इनकंसिस्टेंट होता है, इट विल बी इनएफिशिएंट होता है। कंसिस्टेंट तो होता है, अनबायस तो होता है, बट प्रॉब्लम क्या आ जाती है, इनएफिशिएंट। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, है ना। पॉज करके देखना स्टूडेंट, खुद सोचना फिर आंसर देना। चलो नहीं, थोड़ा सा मैं स्लो भी कराऊंगी। मल्टी कोलिनियरिटी इज लिमिटेड टू, हमने बोला था हेट्रोसेडास्टिसिटी में क्या होती है, क्रॉस, और ऑटो कोरिलेशन में टाइम सीरीज। तो मल्टी कोलिनियरिटी क्रॉस सेक्शनल, टाइम सीरीज और पूल डाटा में होता है या ऑल ऑफ द अबव। तो ये लिमिटेड होता है ऑल ऑफ द अबव। ओके, सारे ही डाटा में ये मल्टी कोलिनियरिटी लिमिटेड रहेगी। ओके, ये नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, व्हाट विल बी द प्रॉपर्टीज ऑफ OLS एस्टिमेटर इन प्रेजेंस ऑफ मल्टी कोलिनियरिटी। जब मल्टी कोलिनियरिटी प्रेजेंट होती हैं तो OLS एस्टिमेटर, OLS मेथड हमें क्या रिजल्ट देता है, कंसिस्टेंट, अनबायस, एफिशिएंट। consistent, unbiased, not efficient, it will be a consistent but not unbiased, it will be a consistent। सिंपल है, अभी मैंने आपको बताया, तो आंसर ए हो जाएगा। राइट, ये बाय ऑटो कोरिलेशन वी में, है ना, समझ आया। कंसिस्टेंट देता है, अनबायस देता है और एफिशिएंट भी देता है। ओके, ये है। ओके, बट ब्लू नहीं देता। परफेक्ट जो ब्लू होती है ना वो रिजल्ट नहीं देता, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, जैसे R² बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है तो मॉडल सही रिजल्ट नहीं दे रहा है। ओके, ये चीज है। जैसे कि मैंने आपको बताया R² मतलब कि कोई भी वेरिएबल को ऐड कर रहे हो तो R² बहुत इंक्रीज हो रहा है तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ओके, ये ऑटो कोरिलेशन वी मीन, ऑटो कोरिलेशन का मतलब क्या होता है, अपने माइंड में विजुअलाइज कर लो। दैट द residual of regression model not independent, that the residual of regression model are related with one more of रिग्रेशन ये सब मैंने आपको बताया है, इसको बहुत अच्छे से कॉपी पर लिख के और फिर करना। स्क्वायर ऑफ रेजिडुअल ऑफ रिग्रेशन मॉडल आर नॉट इक्वली स्प्रेड, the variance of residuals of regression model is not constant for all the observation में तो नहीं होता है, ऑटो कोरिलेशन तो हमें टाइम सीरीज में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर है रेजिडुअल आर नॉट इंडिपेंडेंट। ओके, डिपेंडेंट हो जाते हैं, नॉट डिपेंडेंट हो जाते हैं, तो ए आंसर हो जाएगा। राइट, ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, द रिग्रेशन फंक्शन y इज इक्वल टू अल्फा। अच्छा, बीटा नॉट की जगह ये भी दे सकते हैं, वन ऑफ द सेम थिंग है। ओके, बीटा xi प्लस सी भी दे दिया है, देखो ui का। ओके, आई यहाँ पर नहीं दिया है तो ऐसे मत सोचना कि इन्होंने गलत दिया है, नॉर्मल्स होता है, टाइम पीरियड होता है। ये ei भी दे सकते हैं, u भी दे सकते हैं। राइट, ये चीज है। तो x क्या है यहाँ पर, रिग्रेसर है, y रिग्रेसर है, x रिग्रेसेंट है, तो मैंने डिपेंडेंट को d से डिनोट किया है, ऐसे याद करती हूँ। राइट, अगर याद ना हो, वैसे मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग के क्लास में ही पढ़ाया था। तो x इज अ रिग्रेसर होता है, रिग्रेसर। रिग्रेसन आपका y वेरिएबल है, दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है। सैंपल रिग्रेशन फंक्शन इज एस्टिमेटेड वर्जन ऑफ, सैंपल रिग्रेशन जो कि SRF हम बोलते हैं, वो कहाँ से एस्टिमेटेड होता है, एस्टिमेटेड वर्जन ऑफ पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन, एस्टिमेटेड वर्जन ऑफ पॉपुलेशन कोरिलेशन फंक्शन, नॉट एस्टिमेटेड ऑफ पॉपुलेशन और B और C। तो आंसर हमारा A हो जाएगा, है ना, ये है। तो हम क्या करते हैं, पॉपुलेशन को लेके नहीं चलते हैं क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेस कम होता है, ओके, टाइम कम होता है, तो हम SRF लेके चलते हैं, नॉट PRF को। ये है।
अब कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन आर स्क्वायर शो क्या बताता है, द पोर्शन ऑफ वेरिएशन इन द डिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ y इज एक्सप्लेन बाय इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, द पोर्शन ऑफ वेरिएबल इन डिपेंडेंट वेरिएबल इज x इज एक्सप्लेन बाय द y, द पोर्शन ऑफ वेरिएशन इन डिपेंडेंट वेरिएबल ui एक्सप्लेन बाय इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, बोथ a एंड c। क्या होगा स्टूडेंट, देखो आंसर c क्या है, प्रपोर्शन डिपेंडेंट वेरिएबल इज एक्सप्लेन इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ यू आई तो नहीं करता है, तो ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये नेक्स्ट देखेंगे ली स्क्वायर एस्टिमेटर क्या होता है, मींस ब्लू, अनबायस मिनिमम वेरिएंस लीनियर ब्लू, लीनियर स्क्वायर एस्टिमेटर बायस तो कभी नहीं होगा। ओके, लीनियर अन मैक्सिमम नहीं होगा, मिनिमम वेरिएंस होना चाहिए, तो ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मोस्ट ऑफ द आंसर यही है। चलो नेक्स्ट देखेंगे प्रोसीजर ऑफ टेस्टिंग हाइपोथेसिस। मैंने आपको प्रोसीजर की हाइपोथेसिस में हम क्या बोलते हैं, पहले हम हाइपोथेसिस को सेट करते हैं, मींस नल हाइपोथेसिस, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को रिसर्च हाइपोथेसिस भी बोला जाता है। सेलेक्टिंग द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट एलओएस जिसको अल्फा बोलते हैं, टाइप 1 एरर बोलते हैं, 0.1 होता है, 0.5 होता है, 0.10 होता है। ओके, ये है एलओएस। सुटेबल टेस्ट स्टैटिस्टिक जिसको टी टेस्ट, एफ टेस्ट, जेड टेस्ट, जैसा भी आपको काई स्क्वायर टेस्ट होता है, ओके, ये सारी टेस्ट होती हैं क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। फिर आता है क्रिटिकल रीजन, मैं आपको क्रिटिकल रीजन बताती हूँ, जो रिजेक्शन रीजन होता है उसी को हम क्रिटिकल रीजन बोलते हैं। लेट सपोज इसको मुझे, ये जो हमारा डाटा है वो है रिजेक्शन, तो इसको हम क्रिटिकल रीजन बोलते हैं। फिर हम कंप्यूटेशन करते हैं बिटवीन व्हाट हम करते हैं, कैलकुलेटेड वैल्यू और टैबुलेटेड वैल्यू करते हैं ना, मैंने ये सब आपको पढ़ाया हुआ है, वो करते हैं। फिर हम कंप्यूटेशन कर दिया, फिर हम डिसीजन ले लेते हैं कौन सा एक्सेप्ट होगा कौन सा रिजेक्ट होगा, तो डी आंसर हो जाएगा। ओके, ये चीज देखो, इसको हम क्रिटिकल बोलते हैं, और ये 2 टेल्स, 1 टेल भी बताया हुआ है, 2 टेल भी बताया हुआ है आपको, राइट। ये चलो नेक्स्ट देखते हैं, what is UI, error terms, disturbance terms, A and B are correct, both A and B are wrong तो नहीं है। UI हमारा error term, disturbance, residual भी बोला जाता है, इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, ओके, सी आंसर। नेक्स्ट देखेंगे फॉर्मूला ऑफ कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन दैट इज आर स्क्वायर का क्या होता है, 1 माइनस आर एस एस अपॉन टी एस एस, रेजिडुअल या सम ऑफ रेजिडुअल या रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर। ओके, तो यस, ये आंसर हो जाएगा, ये आंसर। ठीक है, ये अजम्पशन ऑफ क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल क्या है, नो ऑटो कोरिलेशन बिटवीन एरर टर्म्स, पॉजिटिव नेगेटिव कोरिलेशन। ओके, या बोथ बी और डी, बी और डी नहीं होगा, बी और डी सिर्फ नहीं होगा, ए होगा, नो ऑटो कोरिलेशन बिटवीन एरर टर्म्स, ये हो जाएगा। रिजेक्शन ऑफ टू ट्रू हाइपोथेसिस रिजल्ट इन टाइप ऑफ एरर, जब जो ट्रू होता है उसको रिजेक्ट कर देते हैं तो ये टाइप 1 एरर होता है, बहुत पूछा जाता है। ओके, ये होता है, देखो यहाँ पर देख लेते हैं, जब टाइप 1 जब वो ट्रू होता है तो आप नल हाइपोथेसिस को, ओके, ऑलवेज नल हाइपोथेसिस को आप रिजेक्ट कर देते हो, तो उसको ट्रू बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, 1 माइनस बीटा को, 1 माइनस बीटा को हम क्या बोलते हैं। वैसे मैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट को मैंने क्या बोला था, अल्फा बोला था या बीटा बोला था, लेट मी चेक, अल्फा ही बोला था। चलो ठीक है, ठीक है, अल्फा होता है, नॉट बीटा होता है। नेक्स्ट देखेंगे, ये होता है बीटा 1 बीटा 2 ui कैन टेक अ वैल्यू दैट आर ओनली पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो सभी होता है। ओके, ये अब ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्या है, हमने पढ़ा है yi इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x1
एक्स आई टाइम पीरियड है, x1 नहीं लिखते क्योंकि ये ऐसे ही है, मतलब कि हमें पता है कि कुछ नहीं है तो 1 होगा, है ना, राइट, ऐसे है, प्लस यू आई है या ई आई है, तो इसी को हम ले लेते हैं हेट। हेट ना यहाँ से गिर गया, ऐसे क्वेश्चन ऐसे हेट है, हेट है, ऐसे क्वेश्चन में ऐसे प्रिंट होके आएगा। तो हेट में ये क्या है, सिंपल रेग्रेशन फंक्शन है स्टूडेंट, राइट, बेसिकली आपको पता चल गया। अ डाटा सेट दैट कंसिस्ट ऑफ सैंपल इंडिविजुअल हाउसहोल्ड फॉर्म सिटी स्टेट कंट्रीज सब जो है गिवन टाइम पीरियड इक्वल क्या होगा, मतलब क्या है गिवन टाइम पीरियड में और इतना, तो ये क्रॉस सेक्शनल होता है, ठीक है, ये क्रॉस सेक्शनल होता है। नेक्स्ट है इन कॉन्फिडेंट एस्टिमेशन, अल्फा आपका 5% मीन्स एलओएस जो है वो 5% है, दैट मीन्स द इंटरवल इंक्लूड द बीटा विद द प्रोबेबिलिटी, अगर 0.5 है मीन्स 5% है तो रिजेक्शन का 5% है, लेकिन एक्सेप्टेशन का क्या होगा 95% हो जाएगा। ओके, ये है, इसी को कॉन्फिडेंस इंटरवल भी बोला जाता है, ये स्टूडेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल भी बोला जाता है। कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेशन अल्फा 5 मीन्स दैट significant level is 5 और 5% chance of rejection of true null hypothesis, तो एक्सेप्ट करने का क्या होगा, ट्रू पॉपुलेशन पैरामीटर इज 95%, ठीक है, तो सी आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको बेसिकली बहुत नॉर्मल में मैंने आपको ये इकोनोमेट्रिक्स समझा दिया है, होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इससे पहले भी मैंने आपको ऑटो कोरिलेशन, मल्टीकोलिनियरिटी, हेटेरोस्केडास्टिसिटी, आर स्क्वायर भी हमने कर लिया है, तो अच्छे से बिल्कुल सिंपल से बताया। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, सिंपल क्वेश्चन आएंगे, इसके एडवांस क्वेश्चन भी मैंने टेस्ट सीरीज में डाले हैं, तो टेस्ट सीरीज को आप अच्छे से करना और अच्छे से समझ आ जाएगा। कोई भी डाउट होता है तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू, चलिए थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, मैथ्स अब स्टार्ट करेंगे।